नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं के न्यूज़ और द इंटरव्यू के आज के एपिसोड में मेरे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की प्रथम नागरिक संयुक्ता भाटिया जी लखनऊ की मेयर हैं और अब चुनाव होने वाले हैं। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं संयुक्ता जी से, कूड़े को लेकर, सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, मच्छरों को लेकर, और हमें उम्मीद है कि वो हमारे इन सारे सवालों का जवाब लखनऊ की जनता, प्रदेश की जनता को देंगी। संयुक्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ के इस मंच पर आज के इंटरव्यू के एपिसोड में। जी नमस्कार। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत। मेरा पहला सवाल आपसे, आज से 5 साल पहले हम यहाँ थे और 5 साल बाद फिर हम यहाँ पर हैं, चुनाव में जा रही हैं। अब तक इस पूरे कार्यकाल को किस रूप में ले रही हैं, किस तरह से देख रही हैं? मैं अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को इस रूप में लेती हूँ कि मेरा शहर पहले से बहुत परिवर्तन आया है। शहर में बहुत सारी व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। शहर में उसको सुंदर बनाने में मेरा बहुत प्रयास रहा और जिसका नतीजा सामने दिखाई देता है। मैं जिस समय चुनाव लड़ रही थी उस समय लोग मुझसे पूछ रहे थे कि 100 साल में पहली बार महिला बनने जा रही हैं, आप इतने बड़े शहर को कैसे संभालेगी, क्योंकि शहर प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जा रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो आप इस शहर को कैसे संभालेंगे? तो मैंने एक जवाब दिया था कि मैं महिला हूँ इसलिए बहुत अच्छी तरह संभालूंगी, क्योंकि महिलाएं वो होती हैं जो घर को सजाकर, संवारकर, सुसज्जित करके रखती हैं। घर छोटा हो या बड़ा हो, उनकी इनकम कम हो या ज़्यादा हो, बहुत अच्छी फाइनेंसर होती हैं और घर को बहुत अच्छी तरह से सजाकर, संवारकर, सुव्यवस्थित करके रखती हैं। और मैं शहर को अपना घर समझूंगी, सजाकर, संवारकर, सुसज्जित करके रखूंगी। और उसमें मैंने शुरू से आज पूरे 5 वर्षों में लगातार मैंने इसके लिए प्रयास किया है और उसमें मुझे सफलता पूरा तो नहीं कर पाई, लेकिन सफलता मिली है। आने वाले समय में अगर समय मिलेगा तो अवश्य उसको नंबर 1 पर लाऊंगी। अभी 269 हमारी रैंकिंग थी लखनऊ शहर की, इस समय हम 17 नंबर पर हैं और आने वाले समय में हम नंबर 1 पर आने वाले हैं। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए बदलाव दिखाई दे रहा है, बदलाव हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय आप मेयर बनी थी, चुनाव जीती थी, 1.25 लाख वोटों से ज़्यादा से आपने जो है वो जीत दर्ज की थी, उस समय आपने किस चीज़ को मुख्य चुनौती के तौर पर रखा था कि मुझे लखनऊ में ईज़ ऑफ डूइंग, लखनऊ वासियों के लिए ये सहूलत देनी है? कूड़े की समस्या थी, सड़कें ख़राब थीं और बहुत सारी समस्याएं थीं, तो उस समय आपने कौन सी ऐसी समस्या जिसको चैलेंज के तौर पर लिया और उसको ठीक किया? हमने लखनऊ शहर के नगर निगम से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए मेरा प्रयास ये रहा कि मैंने पहले वर्ष से ही, जिस समय मैं महापौर बनी उसी समय से मैंने एक मंगल दिवस शुरू किया। मंगल दिवस में मैं पहले हमारे लखनऊ शहर को हमने 8 जोनों में बांट रखा है और हमारे 8 जोन हैं। हम एक महीने में 4 मंगल होते हैं, तो हमने 8 को अपने आप को उसमें 8 में समाहित करते हुए हमने पहले मंगल को 1 और 2 जोन में, दूसरे मंगल को 3 और 4 में, तीसरे को 5 और 6 में, फिर 7 और 8 में। ये मेरी प्रक्रिया सतत रेगुलर चल रही है और इसके माध्यम से मैंने जनता को वो सारी सुविधाएं जो नगर निगम से प्राप्त होनी चाहिए, उनकी जो समस्याएं लोक अदालत के समान, उसको मैं वहाँ बैठती हूँ और वहाँ पर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स को साथ लेकर बैठती हूँ और उसी समय उस कंस्ट्रक्शन के काम को छोड़कर, क्योंकि उसमें फंड्स होते हैं तो काम होता है और फिर उसके बाद बजट बनता है, बजट में जो पैसा होता है तो उस पर काम होता है और फिर उसकी प्रक्रिया लंबी है, टेंडर की प्रक्रिया होती है। लेकिन जो नगर निगम से हाउस टैक्स है, बिजली है, पानी है, सीवर की सफाई है, कूड़ा प्रबंधन है, तो इस तरह की जो भी समस्याएं नगर निगम से संबंधित हैं उन समस्याओं का समाधान के लिए मैं वहाँ पर बैठती हूँ और सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को साथ लेकर बैठती हूँ और उन समस्याओं का समाधान तुरंत करती हूँ। और जब मैं नेक्स्ट टाइम वहाँ पर जाती हूँ तो पिछली हमारी जो समस्याएं हमारे सामने आई थी, जो काम हमने दिए थे, उसकी समीक्षा भी करती हूँ कि वो काम पूरे हुए या नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। बिल्कुल, बाकायदा न सिर्फ जो है वो काम करती हैं बल्कि उसका फीडबैक और जो आदेश दिए थे उसका कितना क्रियान्वयन हुआ है इस पर भी नज़र रखती हैं। मैम, लखनऊ को आपने 8 भागों में बांटकर मंगल दिवस बनाया, कुछ मंगल वगैरह हुआ राजधानी वासियों का या? हाँ, लगातार उस पर लोग आते हैं और उसका एक कारण बताऊंगी। जबकि अभी मैंने आपसे बताया कि कंस्ट्रक्शन के काम में समय लगता है और मंगल दिवस पर वो समस्याएं छोड़ के बाकी समस्याओं का समाधान होता है,
लेकिन आज तक अविकसित कॉलोनी में कभी किसी ने कोई काम नहीं कराया था, बहुत कम काम होता था, क्योंकि अविकसित कॉलोनी में काम इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो वो दिखाई नहीं देता। पार्षद को लगता है कि अगर हम वहाँ काम करेंगे तो सारा पैसा वहीं लग जाएगा और हम दूसरी जगह काम करें ताकि हमारा काम दिखाई दे, और इसलिए वो अविकसित कॉलोनियाँ छूट जाया करती थी। और मेयर को मेयर का पूरे शहर में पैसा लगाना होता है, इसलिए छूट जाती थी। और मंगल दिवस पर बैठने के कारण लोग मुझसे इन जो समस्याएं मैंने बताई नगर निगम से संबंधित, उसके साथ साथ लोग सड़कों की समस्या लेकर मेरे पास आने लगे और मैंने अविकसित कॉलोनी में इतना काम कराया है। आज हमारे शहर में हमारे पास फंड्स की कमी होने के बावजूद भी पिछले वर्षों की से ज़्यादा मैंने दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने सड़कें बनाने का काम पिछले वर्षों से बहुत ज़्यादा किया है और अविकसित कॉलोनियों तक काम पहुँचाने का काम किया है। ये वोटों की दृष्टि से किया गया या सेवा की दृष्टि से किया गया? अविकसित कॉलोनियों को निश्चित तौर पर कोई छूना पसंद नहीं करता था, अछूत मानी जाती थी कि वहाँ पर जर्जर पोल ही नहीं होते थे, बिजली जो है वो ऐसे ही जुगाड़ से चल रही है। तो एक नए वोट बैंक को दस्तक दी है आपने अविकसित कॉलोनियों को टच करके? वोट बैंक को दस्तक नहीं दी, लेकिन दस्तक हो गई उनको। लेकिन मेरा प्रयास तो था कि मैं क्योंकि इस शहर की मेयर हूँ और मुझे सबकी समस्याओं का समाधान करना मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। और वही कारण है कि आज मुझे लोगों ने माँ का दर्जा दिया है। लोग मुझे लखनऊ की माँ कहते हैं, हर व्यक्ति मुझसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति भी मुझे माँ कहता है और माँ के समान वो मुझसे जो भी मुझसे मांग करता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस समस्या का समाधान कर सकूँ। लेकिन मेरे पास फंड्स की कमी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो सारे काम करने का प्रयास किया है कि लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूँ। मेरी सोच ये है कि हर चीज़, जब मैं मेयर बनी थी, एक तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हूँ और सेवा का भाव मेरे मन के अंदर शुरू से बचपन से रहा है और मैं सेवा का काम करते करते ही राजनीति में आई थी। तो सेवा भाव की भावना मन में है और मेरे मन में ये है कि अगर मैंने कोई पद दायित्व ग्रहण किया है तो उसका उस पर पूरा काम होना चाहिए। जनता की संतुष्टि ही मेरे कार्य का पैमाना मैंने समझा उसको कि जनता अगर संतुष्ट होगी तो मेरा काम सफल है, नहीं तो यही मेरे कार्य का पैमाना है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की मेयर हैं और मेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है। 1.25 लाख वोटों से आपने जीत दर्ज की थी। अब चुनाव की बेला आ गई है, आपको क्या लगता है? परीक्षा की बेला है, आपको क्या लगता है जो आपने 5 साल होमवर्क किया, जो 5 साल तैयारी की, जनता आपको आशीर्वाद देगा, आप दोबारा से चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी या जो निगम के चुनाव हैं उनको पूरी ताकत से लड़ती है और वर्षों से उसका जो है उस पर कब्जा है, चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, हैदराबाद हो, वहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से सूरत हाल लखनऊ की भी होगी और या फिर उत्तर प्रदेश की होगी। नए निकाय बने हैं, आपको क्या लगता है? लेकिन मुझे अपने काम पर भरोसा है पूरा, क्योंकि मैंने जनता के साथ, छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन किया, उनके साथ मैं जुड़ी हूँ मंगल दिवस के माध्यम से, या फिर पूरा दिन मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक लगातार शहर में घूमती रहती हूँ और मैंने वहाँ जाकर काम देखा है जहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता है। मैं छोटी छोटी बस्तियों में स्वयं मैंने दौरा किया है। सुबह मैं एक वार्ड का प्रतिदिन दौरा करती हूँ, किसी न किसी वार्ड में ज़रूर जाती हूँ और जो मेरे पास अपनी समस्या लेकर आता है वो एक बार कहता है कि मेरे मोहल्ले में आप आकर देखिए, तो निश्चित रूप से मैं उस मोहल्ले में ज़रूर जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि उनको पूरी तरह से उनको संतुष्ट करूँ, जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करूं और उस समाधान के लिए मैं पूरी तरह से लग जाती हूं। जितने मेरे पास संसाधन हैं उन संसाधनों के माध्यम से जो भी संभव हो सकता है मैं करने का प्रयास करती हूं। वोट बैंक की बात की जाए तो मुझे माँ का दर्जा दिया, लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मुझे जो स्नेह और प्यार जनता से मिला है, मुझे लगता है कि वोट के रूप में वो प्यार मुझे दोबारा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। राजकुमारी सी दिखने वाली संयुक्ता भाटिया जब जनता के बीच में जाती हैं तो हिरनी की तरह दौड़ती हैं, अधिकारियों की सांस फूल जाती है। लेकिन अधिकारियों ने आपकी भी जो कार्यशैली है, जो चीज़ें हैं, आपने जो आदेश दिए है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो आपके मन मुताबिक नहीं हुई। तो अधिकारियों के बारे में आपका किस तरीके की जो है वो राय बनी, किस तरीके से जो है वो उनको आपने टैकल किया? पहले तो अधिकारी लोग हम लोगों को घुमा दिया करते थे, हम लोगों की, क्योंकि मैं भी नई थी और अधिकारियों से वास्ता जब पड़ा तो हम लोगों को घुमा दिया करते थे। हम लोगों की समझ में नहीं आता था कि ये सही है कि गलत है। लेकिन धीरे धीरे करके जब जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा जाता है, और महिलाएं विशेष करके जिस काम में एक घर से दूसरे घर में जाती हैं और पूरी तरह से उसमें एडजस्ट हो जाती हैं, तो उसी तरह से महिला होने के नाते से मैं पूरी तरह से उसमें एडजस्ट हो गई हूँ और मुझे पूरी मतलब जो घुमा दिया करते
थे, अब हम लोग की समझ में आ गया कि उनसे काम कैसे लेना, अधिकारियों से काम कैसे लेना है। और आपने इसको कोरोना में काल में देखा होगा कि वो अधिकारी जो नगर निगम की छवि को बनाने का काम लखनऊ के जो अधिकारी और कर्मचारी हमारे हैं उन्होंने वो करके दिखाया, और वो छवि हमारे नगर निगम की छवि बनाई। नगर निगम की पूरी छवि, लोग पहले नरक निगम कहा करते थे, नगर निगम की छवि को बदलने का काम अगर किया है तो हमारे अधिकारी और कर्मचारियों ने किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। कोरोना काल में जिस समय लोग घरों के अंदर थे उस समय हमारे कर्मचारियों ने सड़कों पर काम किया और उस घर से कूड़ा उठाने का काम किया जिस घर में संक्रमित लोग थे। अपने परिवार के लोगों को यह सिखाया जा रहा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में टच में ना रहें, लेकिन उस संक्रमित आदमी का कूड़ा लेकर जाना एक हमारे कर्मचारी का काम था। और उससे ज़्यादा काम जो हमारे जो बाहर से, हमारा लखनऊ शहर बहुत बड़ा शहर है, हॉस्पिटल्स वहाँ अच्छे हैं, आसपास के ज़िलों के बहुत से लोग यहाँ पर हॉस्पिटल्स में आते हैं, और जब कहीं लास्ट स्टेज पर आते हैं और जब कहीं कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो वो अपनी डेथ हो जाती है तो लेकर अपने शहर जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में ऐसा था कि उनको बॉडी ले जाने की परमिशन नहीं थी और उनका निस्तारण भी यहीं पर होना था, और फिर कोरोना से जिनकी डेथ हुई उनका भी होना था, और जो बाहर के आसपास के जिलों के लोग आए थे उनका भी होना था। तो हमारे नगर निगम के कर्मचारियों ने वहाँ पर खड़े होकर उस बॉडी को का निस्तारण करने का काम किया, जिसको परिवार के लोगों ने हाथ लगाना अच्छा नहीं समझा था, उन लोगों ने काम किया। तो और हमारे अधिकारियों ने कम्युनिटी किचन चलाकर लोगों को घर घर खाना पहुंचाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि ये सारा परिवर्तन एक जो आया है नगर निगम में, वो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे साथ मिलकर काम किया, मेरे इच्छा के अनुरूप उन्होंने काम किया, तो ये बधाई के पात्र है। बिल्कुल। इसमें आप क्या मानती हैं, आपका स्नेह का भाव काम आया या दंड का भाव? आप क्योंकि आप सख्त भी बहुत हैं, आप आवश्यकता पड़ती है, माँ हूँ ना, तो माँ कभी कभी बच्चे को बहुत प्यार से करती है और आवश्यकता पड़ती है तो डांटती भी है। तो मेरा भी वही स्वरूप रहा और दोनों ने मिलकर काम किया, और हमारे साथ इस समय सारे अधिकारी मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और मेरा के भी उनके किसी उसमें दखल अंदाजी नहीं रहती है। बस मुझे तो केवल शहर के हित में काम करें, बाकी उनके किसी काम में मेरी दखल अंदाजी नहीं रहती है। पूर्व में हमें नगर आयुक्त और मेयर के बीच में जो है वो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे दौर देखे हैं कि सदन होता था निगम का, आयुक्त नहीं होते थे। सदन को किस तरीके से आप देखती हैं? जो निगम का सदन होता है उसमें बहुत हो हल्ला होता है, बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। जो विपक्षी पार्टियों के पार्षद हैं वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप जो हैं वो वहाँ पे कांग्रेस का है या वहाँ पे समाजवादी पार्टी का जो है पार्षद है, इस वजह से मेयर साहिबा ध्यान नहीं दे रही। इस तरीके के आरोपों को आप किस तौर पर देखती हैं? वो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मैंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का पार्षद रहा हो, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, निर्दलीय हो। मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, और यही कारण है कि आज वो पार्षद भी मुझे माँ के रूप में, चाहे किसी भी दल का पार्षद हो, मुझे माँ ही कह के बुलाता है, और मैंने भी उनको उनका स्नेह प्राप्त हुआ है। लेकिन अपने विपक्ष की भूमिका उनको सदन में निभानी होती है, इसलिए वो अपनी भूमिका को निभाते हैं, और अपना सदन में तो हो हल्ला करने का एक रहता है कि हमें अखबार में मेरी फ़ोटो अखबार में आ जाए। जब तक वहाँ फोटोग्राफर्स रहते हैं तब तक खूब हो हल्ला होता है, जब फोटोग्राफर्स चले जाते हैं तो हल्ला खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली उनको भी अपनी भूमिका निभानी है, वो निभाते हैं। और इसमें सदन को चलाने में मुझे शुरू में पहला दूसरा सदन में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में मेरा सदन बहुत अच्छे से स्मूथली चलता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले सदन किया है, हो हल्ला तो हुआ, लेकिन हमारे सारे जितने भी निर्णय होते हैं ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। बहुत सारे ऐसे निर्णय हमारे सदनों ने लिए हैं जो कभी पहले नहीं लिए गए थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर संयुक्ता भाटिया हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए के न्यूज़। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद फ़ौरन लौटेंगे और जो सवालों की बौछार संयुक्ता भाटिया पर है वो जारी रहेगी। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं के न्यूज़। द इंटरव्यू में सवालों की बौछार संयुक्ता भाटिया पर। मैम, आपने बहुत सारे काम कराए, बहुत सारे काम किए, जनता के सुख दुख में खड़ी रही, कोरोना काल जैसे एक बहुत बुरे दौर को जो है वो फेस किया, लखनऊ वासियों के साथ खड़ी रही। टेक्नोलॉजी की अगर बात आती है तो टेक्नोलॉजी का आपने क्या इस्तेमाल किया, किस तरीके से इस्तेमाल किया? इस समय अभी ड्रोन की चर्चा हो रही थी, ड्रोन पर बात करना चाहूँगी कि जितनी इस बार जो नाले हमारी सफाई होती थी, लोगों का ये कहना रहता था कि नालों में सफाई ठीक से नहीं होती है, लोग ऊपर ऊपर सफाई करते हैं, नीचे उसकी सिल्ट नहीं निकाली जाती है। और मैं स्वयं जाती थी, उस समय मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, उसके बावजूद भी मैं स्वयं देखने जाती थी कि कहीं कोई नाला अगर नीचे सिल्ट नहीं साफ़ हुई तो उसके बाद बरसात में हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं स्वयं देखने जाया करती थी। और मैंने हमने उन्हें ड्रोन से फ़ोटो ली कि वो नाला साफ़ करते समय भी फ़ोटो ली गई। और सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने किया, हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी। एक भ्रष्टाचार, उससे जो नगर निगम में एक भ्रष्टाचार की बात होती थी, लोग कहते थे कि अड्डा बन गया है, वो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, धीरे ज़्यादा दे देते हैं कर्मचारी और उसके बाद फिर कहते हैं कि साहब आप इतना पैसा दीजिए तो आपका हम कम कर देंगे, इस तरीके की ऑनलाइन उसको कर दिया है। तो नई टेक्नोलॉजी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और मैंने उनकी बात को 100% धारण करने का एक निश्चय किया। और हमारे यहाँ एक कंट्रोल रूम बन गया है। कंट्रोल रूम में हमारी जितने भी कर्मचारी काम करने जाते हैं उनको उनकी हाजिरी वहाँ से, जो हमारा कूड़ा लेने जा रहा है वो भी वहाँ से दिखाई देता है। कि लोग कहते थे, हम जैसे मंगल दिवस पे बैठती थी तो लोग कहते थे कि हमारे यहाँ कूड़ा नहीं उठा, और हम कर्मचारी को बुलाते थे जो उठाने वाले को वहाँ पर, तो वो कहता था मैंने उठाया, तो दोनों में वाद विवाद होता था। और उसको हम लोगों ने, अब हमारे यहाँ गाड़ी कितने बजकर कितने मिनट पर गई और कूड़ा वहाँ से उठाया या नहीं उठाया। और फिर उसके कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में ताला लगा है या हमने उस कर्मचारी ने बेल बजाई और अंदर सुनाई नहीं दी, तो कूड़ा छूट जाता है, लोग सोचते हैं आए नहीं। जैसा कि इस समय हम फॉगिंग का काम कर रहे हैं, सुबह 5 बजे हम लोग की फॉगिंग शुरू हो जाती है, लोग सोते रहते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ तो फॉगिंग हो ही नहीं रही, हमारे मोहल्ले में तो कोई आता ही नहीं है, ना सफाई हुई, ना फॉगिंग हुई, ना एंटी लार्वा छिड़का गया। तो हमारे ये झाड़ू लगती हुई रात में तो हमने एक स्वीपिंग मशीन मंगाई है जो रात में झाड़ू लगाती है, जो हमारे कंट्रोल रूम में ये सारी चीज़ें हमारे पास ट्रैक हो जाती हैं। अगर कोई शिकायत करता है तो हम उसको खोल के कैमरा खोल कर देखते हैं, सीसीटीवी कैमरे लग गए। तो नई टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा उसमें भ्रष्टाचार भी कम होगा और जनता को लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। तो उसका हम लोगों ने वो सारी टेक्नोलॉजी को अपनाने का प्रयास किया है। एक हमने ऐप बनाया है जिस पर उस ऐप पर अगर शिकायत करेंगे तो उस ऐप के द्वारा आपकी शिकायत भी का निस्तारण भी होगा। तो धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमने नगर निगम में बहुत सारी इसको इस्तेमाल करने का इसलिए कोशिश की कि हाउस टैक्स में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती थी। हाउस टैक्स में लोगों का टैक्स ज़्यादा आ जाता था, लोगों को बिल, फिर उसके ऊपर ब्याज ज़्यादा हो जाता था, ब्याज पे चक्रवर्ती ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज हो जाता था। और उसके बाद फिर आपस में जब ब्याज बढ़ जाता था तो जिसको देना है बिल वो सोचता था बहुत ज़्यादा हो गया, फिर धीरे धीरे करते और बढ़ता चला जाता था। और उसके बाद क्या होता था, आपस में लेन देन की बात हो जाती, भैया कम कर दो। तो कम करने की बात जहाँ आती थी वहाँ फिर अधिकारी उनसे ले देकर उसको कम करते थे। तो अब हमने उस प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए हम मंगल दिवस पर स्वयं बैठती हूँ और उसके लिए मैंने OTS स्कीम लाकर ब्याज माफ़ करके लोगों को रेगुलाइज करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने ये ऑनलाइन कर दिया कि लोग अपने घर पे बैठकर ही, चाहे रात के समय जिस समय फुर्सत मिले उस समय उसको इस्तेमाल करके हम हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। बिल्कुल, नरक निगम को नगर निगम बनाया और अब नगर निगम जो है वो स्मार्ट निगम बन गया है। उसकी जो रैंकिंग है उसमें अब बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। निश्चित तौर पर ये हुआ है संयुक्ता भाटिया की मेहनत की बदौलत। मैम, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया, चुनाव सर पर हैं, डर लग रहा है, आशान्वित हैं या थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हैं कि क्या होगा? नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने काम किया है और मेरे कुछ प्रोजेक्ट थे जो छूट गए हैं, जो जैसे एक महिला बाज़ार मैंने घोषित कर रखा, उसके लिए मैंने फंड्स भी अपने उसमें निर्धारित कर दिए हैं बजट में।
बजट भी उसका निर्धारित हो चुका है, जगह भी चिन्हित हो चुकी है। हमें शासन से परमिशन के लिए पत्र गया है, अभी तक आया नहीं। और मुझे एक हमारे नगर निगम में फंड्स की कमी रहती है, जिससे हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि नगर निगमों को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, अपने फंड्स को खुद रेज करना चाहिए। उसमें मैंने एक महिला बाजार घोषित किया था कि मैंने पहली बार महिला सदन भी किया था कि महिला सदन जब पहली बार किया तो उसमें एक ये मांग आई थी कि महिलाओं के लिए एक बाजार होना चाहिए। तो मैंने महिला बाजार घोषित किया था। बहुत समय तक हम जगह ढूंढते रहे, हमें जगह नहीं मिली। अब हमें चारबाग में बिल्कुल चारबाग बस अड्डे के पास हमें जगह मिल गई है, वो हमारी नगर निगम की जगह है। हमें नीचे हम बीच में हम बाजार बनाएंगे, महिलाओं को देंगे। उसमें शर्त ये रहेगी कि महिलाओं को ही रोजगार मिले और महिलाएं ही उस बाजार को चलाएं। और नीचे बेसमेंट में हम स्मार्ट पार्किंग बनाएंगे, जिससे हमारे नगर निगम की इनकम होगी। ऊपर हम मॉल या फिर होटल बनाएंगे, जिससे हमें परमानेंट नगर निगम की इनकम हो। और ये जो छोटे छोटे काम हैं, सड़कों के काम, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फंड्स कम हो जाते हैं तो सड़कों में गड्ढे तक भरने का नहीं भर पाते। इस बार हमने पूरी 15वें वित्त का हमारे पास जितना पैसा आया था, सब पैसा लगाकर हमने पूरे शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम, मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि गड्ढा मुक्त इतनी बरसात के बाद हो जाना चाहिए। वैसे प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं, गड्ढा मुक्त करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने पूरे युद्ध स्तर पर इस काम को किया है और गड्ढा भरने का काम हमारा अभी भी चल रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम है, नाली टूट गई है, गड्ढा भरना है, या इस तरह के छोटे छोटे काम हैं जो फंड्स की कमी की वजह से कभी कभी छूट जाते हैं। तो अगर हमारी इनकम होगी तो निश्चित रूप से हमें काम करने में और सुविधा होगी और जनता को इसका और लाभ मिलेगा। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है। एक हमारा लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने का, क्योंकि हम राम के अनुज लक्ष्मण जी की नगरी में रहते हैं और राम मंदिर बन गया है, तो लक्ष्मण जी की नगरी होने के कारण एक लक्ष्मण जी की बड़ी सी मूर्ति लगनी चाहिए शहर में, ताकि लोग बाहर से आएँ तो उनको दिखाई दे कि लक्ष्मण जी की नगरी है। तो एक वो मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें जो उसका बेस होगा, उसके अंदर उनका पूरा इतिहास होगा। आज भाई भाई से प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, और राम और लक्ष्मण जी का एक ऐसा हमें है कि भाई के लिए भाई ने कितना त्याग किया, कितना सेक्रीफाइस किया। तो उनसे हमारे बच्चे प्रेरणा ले सकें कि भाई के लिए हमें भाई क्या करना है। और राम जी के आदर्श जो उन्होंने प्रस्तुत किया कि राजा के साथ प्रजा का कैसा कर्तव्य होना चाहिए, पति के साथ पत्नी का, या समाज के साथ कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उससे हमें हमारे बच्चों को प्रेरणा देती हैं। तो हमारे बच्चे इसको देखें और उसके हमारे समाज में उनके प्रति जो हम उनसे प्रेरणा लेकर उस दिशा की ओर बढ़ें। तो ऐसी सोच को लेते हुए हमने नीचे बेसमेंट में उनके राम जी की और लक्ष्मण जी की उनका पूरा इतिहास हो, जिससे लोगों को, बच्चों को प्रेरणा मिले, स्कूल के बच्चे आए। उसमें किसी भी जाति और धर्म का बच्चा इस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि उसमें जो आपस में पारिवारिक संबंध कुछ अच्छे नहीं है, लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं, लोग प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इस तरह के अगर हम बच्चों के सामने इस तरह के भाव प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। तो मुझे ये 2 प्रोजेक्ट भी और करने हैं, और अभी और भी मेरे बहुत सारे इस तरह के हैं। कूड़ा से बिजली बनाने का एक हमारा बहुत पुराना चल रहा है, और वो किसी कारण से नहीं हो पाया था, और उससे हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। कूड़े को निस्तारित करने के लिए कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। आने वाले समय में हम बिजली बनाने का काम करेंगे उससे। तो इस तरह के काम हैं। और कूड़ा जो हमारा सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, वो कूड़ा हमें घरों से सेग्रीगेट होकर मिले, इसके लिए जनता को जागरूक करना है। और जागरूक करने के लिए मैंने जो अभियान चलाया था, कूड़ा लोग पहले सड़कों पर डालते थे, घर घर देने का अभियान चलाया था, और इस समय हम सेग्रीगेट करने का अभियान चला रहे हैं। तो वो अभियान भी हमारा लगातार चलता रहेगा और हम इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो बन रहा है अयोध्या में, और निश्चित तौर पर जो अयोध्या जाएगा वो लखनऊ में आएगा, लखनऊ से फिर अयोध्या जाएगा। तो निश्चित तौर पर लक्ष्मण जी की मूर्ति यहाँ पर होगी, लक्ष्मण जी का पार्क होगा। तो एक बहुत ही दिव्य और भव्य संदेश जाएगा। मैम, कूड़े की बात आपने की कि ठीक है हम कूड़ा उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मतलब चुनाव में जो है वो इस तरीके की बातें, दिव्य स्वप्न दिखाए जाते हैं कि साहब कूड़े से हम बिजली बनाएंगे, बिजली डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर बिजली की कमी भी दूर होगी, बिल पर भी भार कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मैम।
नहीं, ये चुनाव के समय नहीं है। पहली बार मैंने ये मशीन, जब हमारे यहाँ इन्वेस्टर मीट हुई थी उस समय एक मशीन किसी ने लगाई थी हमें। मैंने वो मशीन वहाँ पर देखी थी इन्वेस्टर मीट में, तो मुझे वो मशीन पसंद आई थी क्योंकि उससे बिजली बन सकती है। तो मैंने उस समय कहा था कि ये मशीन हम खरीदेंगे और इससे हम कूड़ा प्रबंधन करेंगे। लेकिन उसके हमने कंपनी को, हमारी मेयर बनने से पहले ही कंपनी को हायर किया गया था शासन के द्वारा, इको ग्रीन, जो इस पर काम कर रही है। तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम मशीन लगाएंगे, लेकिन उनका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाया। किन्हीं कारणों से वो मशीन नहीं लगा पाए, बहुत कॉस्टली है। नगर निगम के पास उतने फंड्स नहीं थे लगाने के लिए, और उस कंपनी के पास फंड्स थे, वो लगा सकती थी, लेकिन किन्हीं उन कारणों से वो नहीं लगा पाई। और अब हम इस पर पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम नगर निगम से लगाएं। मेरा दूसरा सवाल नगर निगम के बॉन्ड को लेकर है। बहुत ज़ोर शोर से तत्कालीन जो नगर विकास मंत्री थे उन्होंने मुंबई में गए थे, घंटा बजाया था, बॉन्ड लॉन्च किए थे। आज बॉन्ड की क्या स्थिति है? वो भी एक मतलब जो है कह सकते हैं कि मंत्री जी हमारे साथ गए थे, उन्होंने घंटा बजाया था। और दूसरी बार हमारे साथ हमारे साथ में हमारे नगर विकास मंत्री जी भी थे। और ये हम लखनऊ शहर की उपलब्धि है, पहला ऐसा शहर है जिसने बॉन्ड जारी किए। और इसमें हमारा प्रोजेक्ट आहाना प्रोजेक्ट बन रहा है। उसमें अभी तक तो हमें उसमें अभी कोई लाभ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। आने वाले समय में जो बॉन्ड्स लॉन्च किए गए थे उससे जो फंड रेज हुआ उससे हम ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे जो हमें फंड्स मिलेंगे वो हमारा इसके हमें उससे बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी जो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इस पर भी कुछ सुन रहे हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ चीज़ों में जो है मामला फंसा हुआ है। जनता को बताएं कि कोई देरी नहीं है, समय पर जो है वो आ रही हैं, लेकिन काम चल रहा है। समय पे जो है ये आपका प्रोडक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि समय पे कंप्लीट हो जाए और होगा। आपने नगर निगम की आय को लेकर बात किया कि हम महिला बाजार बताएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है आप नगर निगम को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती हैं। प्रदेश, जाहिर सी बात है, लखनऊ खड़ा होगा तो दूसरे जो निगम हैं वो भी खड़े होंगे। एक मॉडल के तौर पर आप पेश करना चाहती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब सरकार में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, निकाय पे आपका लंबे समय से कब्जा है, तो आप 74वें संशोधन की बात करती थी। दिल्ली और मुंबई जैसे महाडा है, वहाँ एमसीडी है, कहती थी साहब कि इसको एक स्वतः जो है वो संस्था के तौर पर सरकारें जो हैं उत्तर प्रदेश की सरकार दे, ताकि ये अपने फंड्स रेज करे और अपने पैरों पर खड़ा हो। और जनता से, चूंकि सीधे पब्लिक डोमेन का मामला है, जनता से सीधे जो है उसकी चीज़ें हों। लेकिन यहाँ पर भी सब मैम दिव्य स्वप्न ही लग रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। 74वां संशोधन कहाँ गया? वो हमारी मांग पहले भी थी और आज भी है। मैं उसकी लड़ाई अभी भी लड़ रही हूँ, क्योंकि हमें उससे नगर निगम को ये सुविधा रहती है कि जैसे अभी उदाहरण स्वरूप हमने सड़क बनाई, हमने नगर निगम के फंड्स बहुत हमारे पास फंड्स की कमी रहती है, उसके बाद हम बड़ी मुश्किल से हम सड़क बना पाते हैं। तो हम, क्योंकि हम एक सड़क पे नहीं रुके रहना चाहते, हम निरंतर इस प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए लगातार हम काम करते हैं। अगर एक सड़क बनाएंगे दूसरी सड़क टूट जाएगी तो हम उसी सड़क पे रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होता यह है कि हमने सड़क बनाई और दूसरे विभाग ने आके उसको खोद दी, तो हमारा पैसा वेस्ट हो गया और उस विभाग ने उस पर काम नहीं किया, हमें वो सड़क दोबारा बनानी पड़ती है। तो जब 74वें संशोधन में ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि सारे विभाग एक छतरी के नीचे रहते हैं, तो ये समस्याएं नहीं आती हैं। उस समय ये होता है कि अगर हमें सड़क बनानी है तो उसके पहले सड़क के नीचे हमें खोद के जो भी काम करना है, चाहे वो हमें केबल ले जानी हो या पाइप लाइन ले जानी हो या सीवर लाइन ले जानी हो, उसके लिए वो हम पहले काम करेगा और उसके बाद फिर नगर निगम उस पर सड़क बनाएगा, तब सड़क बनेगी। और अभी होता है, अगर हम मैंने पहली बार ये कोशिश की थी कि 74वां संशोधन अगर नहीं हो पा रहा है तो हम आपस में सारे विभाग मिलकर काम करें। मैंने सारे विभागों की मीटिंग भी की थी, अपने साथ बुलाया था कि हम लोग सब चाहते हैं कि लखनऊ की बेहतरी हो, लखनऊ अच्छा शहर बने, तो हम सारे विभाग मिलकर काम करें। जब हम सड़क बनाएं तो उसके पहले आप अपना काम कर लें। होता यह है कि उनके फंड्स रिलीज़ नहीं होते हैं। जब हम कहते हैं हम सड़क बनाने जा रहे हैं, पब्लिक हमसे कहती है कि हम चल नहीं पा रहे, हमारे बच्चे गिर रहे हैं, हमारी सड़क अभी तुरंत बन जानी चाहिए, बरसात में टूट गई अभी तुरंत बननी चाहिए। और हम उस विभाग से बात करते हैं कि अगर इसमें कोई काम करना है तो आप कर लीजिए, तो वो कहते हैं अभी हमारे पास फंड्स ही नहीं है।
तो उनके फंड्स जब होते हैं तब वो काम करते हैं और हमारे पास जब फंड्स होते हैं तो हम काम करते हैं। तो 74वें संशोधन में अगर हम ये चीज़ अगर हमें मिल जाता है तो ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। आम पब्लिक को ये नहीं मालूम रहता है कि ये इस विभाग का काम है या उस विभाग का काम है। लोग ये समझते हैं कि नगर निगम का काम है। नगर निगम कैसा बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है कि आज सड़क बनाई कल तोड़ दी। तो ये जनता ये सोचती है कि खलनायक बन रहे नगर निगम, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने। तो ये हमारे साथ समस्या है। तो हम चाहते हैं कि 74वां संशोधन हो और अगर हम इंदौर से अपने शहर की तुलना करते हैं, इंदौर नंबर 1 पर आता है जी। वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, हमें वो सारी सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं। अभी जैसे हमें अपना बनाना है, OT स्कीम लानी है तो हमें शासन से परमिशन लेनी होती है। अभी हम महिला बाजार बनाना चाहते हैं, मेरे पास फंड्स भी हमने वो कर लिए, हमने रिजर्व कर रखा है, लेकिन शासन से अभी परमिशन के लिए पत्र गया, अभी तक जवाब नहीं आया। तो ये सारी समस्याएं 74वें संशोधन में ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो हमें काम करने का अधिकार मिल जाता है। तो इसलिए हम ये होना चाहिए और हम पहले भी इसके लिए लगे थे और आज भी लगे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा हम लोगों को आश्वासन है कि वो इस पर भी काम करेंगे। मेयर काउंसिल बनी थी, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, मेयरों का एक बैठक हुआ था यहाँ पे, आपको भी एक महत्वपूर्ण पद मिला था। तो खाली मतलब गोष्ठी थी या उसका कुछ काउंसिल पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने पत्र लिखा है, मेयर काउंसिल की तरफ से मुख्यमंत्री जी को भी गया है। मेयर काउंसिल उसमें लगा है, कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान मेयर काउंसिल के माध्यम से ही होता है। और अभी जैसे एक समस्या और आती है, मेयर काउंसिल का फायदा हमें जो है उससे लाभ इसलिए मिलता है कि कहीं पर चुनाव होता है 1 साल के लिए, कहीं 5 साल के लिए, कहीं नॉमिनेटेड होता है, मतलब पब्लिक से चुनाव होता है और कहीं सेलेक्टेड होता है। तो ये सब अगर हम एक रूपता ले आए तो ये हमारी मेयर काउंसिल की तरफ से इस बार हमने ये पत्र लिखा है कि पूरे देश में अगर चुनाव हो तो एक प्रकार का हो, कहीं 1 वर्ष का कार्यकाल है, कहीं 3 वर्ष का, कहीं 5 वर्ष का, और कहीं पब्लिक से हो रहा है तो कहीं इलेक्टेड हो रहा है, सेलेक्टेड हो रहा है। तो इस तरह की समस्या भी आती है। वो सारी समस्याएं भी हमारी मेयर काउंसिल के माध्यम से गई हैं और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि प्रयास किया जाए और सफल ना हो। लक्ष्य निर्धारित किया जाए और लक्ष्य पर टिके रहें, ईमानदारी से काम करते रहें तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और मेरा ये मानना है कि अपने ईमानदारी से काम करते रहने से लक्ष्य प्राप्त होता है और हम सब ईमानदारी से लगे हैं, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लाख होठों पे तबस्सुम के उजाले होंगे, दिल में झांकोगे तो बस छाले ही छाले होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, समस्याएं अंदर भी हैं, समस्याएं बाहर भी हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हो सकते हैं लेकिन शासन में फाइल अटकी है। सरकार जो है आपको इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर जो है परमिशन नहीं दे रही। डरती है सरकार क्या कि मेयर जो है वो अगर ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा तो कहीं आंखें ना दिखाने लगे? ऐसा नहीं है। वो समस्याएं वहाँ भी है। जैसे हमने आपको अपनी समस्या बताई तो शासन की भी बहुत सारी समस्याएं, कोरोना काल आया, कोरोना काल में फंड सारे वहाँ पर हो गए, बहुत सारी समस्याएं वहाँ भी है। तो निस्तारित होंगी। अभी दोबारा कार्यकाल मिला है हमारे, उसका तो निश्चित रूप से कार्य आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को दूसरा कार्यकाल मिला। संयुक्ता जी, आप चुनाव में जाएंगी, आपको क्या लगता है जनता आपको दोबारा दूसरा कार्यकाल देगी? और अगर देगी तो क्यों देगी? आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, आपको क्यों वोट करे वो? मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि वो मेरे काम से अगर संतुष्ट है तो मुझे वोट देगी वो जनता। और निश्चित रूप से मुझे ये अपने काम पर भरोसा है कि जनता मुझे वोट देगी। और मैंने जनता के लिए अपने तन मन धन से सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक काम किया है। लगातार मैंने जनता के हित में काम किया है। मैंने अपने चाहे मेरे पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी मैंने इस बात की चिंता नहीं की और मैं बराबर लगातार काम करती हूं और मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। जी, मुझे काम पर पूरा भरोसा है। जनता मुझे चुनकर दोबारा से मेयर बनाएगी और निश्चित तौर पर जो अधूरे कार्य हैं, जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं वो पूरे होंगे। द इंटरव्यू के आज के एपिसोड में संयुक्ता भाटिया ने बहुत बेबाकी से जो आरोप हैं, जो सवाल हैं, उनका जवाब दिया। निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ शहर की सूरत बदली है और काफ़ी कुछ शहर की सूरत बदलना बाकी है। द इंटरव्यू के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी ख़ास शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।